So I welcome you all to this press conference. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज इसलिए बुलाई है क्योंकि आपको याद होगा कि जून और जुलाई के महीने में हमने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे पहले भी बुलाई थी, जबकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जिन्होंने सर्विस सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पोस्ट जो हमने रेफ़र की थी, लगभग 797 800 के करीब पोस्ट हमने रेफ़र की थी। एग्जैक्ट फिगर है 797। और जब ये पोस्ट हमने रेफ़र की थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, तो उन्होंने उनके रिज़ल्ट भी जो है वो तैयार कर लिए थे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पाया कि वो जो हैं वो ऑर्डर में नहीं थे। जैसे अगर उनका फ़ोटोग्राफ जो था वो ठीक नहीं था, या उन्होंने कोई चश्मा पहन के रखा था जो कि उनके नॉर्म्स के मुताबिक, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनके नॉर्म्स के मुताबिक ठीक नहीं था, तो उन्होंने उनको एडमिट कार्ड नहीं इशू किए थे। मतलब उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एंटरटेन नहीं किए थे। तो जब वो बच्चे जो हैं वो कैट में चले गए, तो कैट के एक ऑर्डर पे कैट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि आप फ़िलहाल इन बच्चों को जो है इनको एडमिट कार्ड भी दे दीजिए और इनका इम्तिहान भी ले लीजिए। तो उन बच्चों को एडमिट कार्ड भी मिल गए और उनका इम्तिहान भी हो गया, और उनमें से कुछ बच्चे जो है वो सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन जब कैट का फाइनल फैसला आया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे जो वो उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, तो उन्होंने वो उनका कैंसिल कर दिया कि ये जो है ये इनका जो रिक्रूटमेंट है या इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये मान्य नहीं है। उन्होंने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो इसके बाद फिर जो ये बच्चे थे, लगभग 800 के करीब बच्चे थे जो अफेक्टेड थे, जो कि जम्मू कैट में गए थे, श्रीनगर कैट में गए थे, फिर ये चले गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया 13 जून को, J&K हाई कोर्ट डबल बेंच का, कि उन्होंने कहा कि ये जो इनसे गलतियां हुई हैं, आपने उनको एडमिट कार्ड भी दे दिए थे, आपने इनके बच्चे एग्ज़ाम में भी बैठे, और ये गलतियां कुछ टेक्निकल नेचर की हैं, इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आप इनका रिज़ल्ट निकाल दीजिए। तो अगर लगभग 25,000 के करीब कैंडिडेट थे, उनमें से 800 के एप्लीकेशन फॉर्म्स में कुछ इशू था। तो वो जो फैसला आया तो उससे जो हमको काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त जून और जुलाई के महीने में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो कह रहे थे कि हम एजिटेशन करेंगे, हमारा रिज़ल्ट जो है विद हेल्प क्यों रखा गया है। तो उस वक्त भी मैंने क्लैरिफिकेशन दी थी आपके पास कि ये हमारी पूरी कोशिश है कि इनका रिज़ल्ट निकले, क्योंकि वो हमारी भी नीड है, क्योंकि हमारी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं और इतने सारी वैकेंसी, अगर 800 की वैकेंसी सिर्फ अगर यूटी लेवल पोस्ट पे ही होगी, एक छोटी सी यूटी है, तो हमारा काम भी नहीं चलता है। तो हमारी भी वो बहुत डायर नीड थी कि ये बच्चे जो हैं इनका रिजल्ट निकले और ये हमारे सर्विस ज्वाइन करें हमारे साथ। तो उसके बाद हमने 20 जून को एसएससी को चिट्ठी लिखी, चेयरमैन को चिट्ठी लिखी हमने कि आप इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि जो डबल बेंच का फैसला आया है हमें वो मंजूर है, क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छा है, और आप इनका रिजल्ट अब डिक्लेयर कर दीजिए ताकि ये बच्चे आगे हमसे ज्वाइन करें। तो फिर एसएससी के जो वहाँ जो उनका व्यू था, जो उनके वहाँ लीगल एक्सपर्ट्स थे, उनका ये व्यू था कि हमें इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। तो हमने फिर उनको ये कहा था कि कम से कम वो बच्चे जो मेजॉरिटी हैं, जिनका के फॉर्म्स में कोई भी कसूर नहीं है, जो बिल्कुल ऑर्डर में थे, आपके ऑर्डर के मुताबिक भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी, जिनकी एप्लीकेशंस बिल्कुल ठीक थी, ऑर्डर में थी, आप उनका रिजल्ट तो निकाल दीजिए। वो लगभग 650 के करीब बच्चे थे। हमने कहा इन बच्चों का तो रिजल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं, इनके तो एप्लीकेशन फॉर्म्स बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो उनका एक व्यू बना वहाँ पे कि नहीं, हमें ये सारा ही सिलेक्शन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारी पूरी कोशिश रही, एमएचए की पूरी कोशिश रही कि ये वाले बच्चे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ठीक थे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन फिर वो एसएससी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फिर अपने लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू हमने अपना एक केवियट फाइल किया कि कहीं कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो हमारे बच्चों के या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि
इनको सिलेक्शन जो है हमें आ जाए और हमें इनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का जो रिज़ल्ट आ जाए और हम इसको ज्वाइन करवाएं बच्चों को। तो हमने वहाँ केविएट भी फाइल किया। उसके बाद फिर हम हर एक HLG साहब पर्सनली कई बार वो कंसर्न जो हमारे वहाँ पे काउंसिल से उनके साथ पर्सनल बात करके कि ये जो केस जो है वो हमारे व्यू को भी सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए कि हम डबल बेंच के फैसले के साथ हैं। उन्होंने जो फैसला दिया है वो ठीक है, तो क्योंकि हमारी नीड है, ये बच्चे जो हैं हमारे साथ ज्वाइन करने चाहिए और हमारी सर्विस में ये ज्वाइन करना चाहिए। तो ये मैं आपको सब विदित ही होगा, कल ही ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आया। तो ये हमारे लिए बहुत ही वेलकम जो है फैसला है हमारे लिए और बच्चों के लिए भी, जो लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है ये एग्ज़ाम दिया है और जो सिलेक्ट हो गए हैं। तो कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अब इजाज़त दे दी है और डायरेक्शन दे दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि आप इन 797 पोस्ट जो आपके पास रेफ़र की गई थी 2021-22 में, आप उनका रिज़ल्ट निकाल दीजिए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें इससे पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे तो उन्होंने हमें लगभग कोई 47 की सिलेक्शन भेजी थी। लगभग 19 कैटेगरीज की वो पोस्ट थी और 47 बच्चों का लिस्ट पहला भेजा था। उन 47 बच्चों को भी हम नहीं अपॉइंटमेंट कर पाए क्योंकि ये मसला, फिर उन्होंने सोचा कि हम SLP में जाएंगे। तो हमने कहा, फिर हमने लॉ की ओपिनियन ली, तो लॉ ने कहा कि इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले कि हम इन बच्चों का भी जो है अपॉइंटमेंट निकालें, क्योंकि ये भी 19,797 में थे। तो अब उन 47 बच्चों का भी और जो 750 बच्चे आएंगे उनका भी इशू जो है अब क्लियर हो चुका है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हमें इनके जो रिटन फॉर्म में, जिसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो हमें भेज देगी और हम इन बच्चों को जो है सर्विस में ज्वाइन करवाएंगे। और इमीडिएटली तो हम जो 47 बच्चे जो पहले आ चुके हैं, 47 बच्चे, उनको हम इमीडिएटली ऑर्डर निकालना शुरू कर देंगे। और ये जो बाकी जो लिस्ट रेडी हैं, वो लिस्ट, क्योंकि वो चंडीगढ़ का उनका एक ऑफिस है, एक उनका दिल्ली का ऑफिस है, तो चंडीगढ़ का ऑफिस जो है उनके जो हमें उस वक्त हम इंफॉर्मेशन लेते थे, वो कह रहे थे कि ये सब रिजल्ट जो हैं वो एकदम रेडी हैं और जैसे ही उन्हें हुक्म होगा वो रिजल्ट हमें आ जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो बहुत जल्द जो है ये लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो ये बहुत बड़ी देर से इशू चल रहा था वो अब सॉल्व हो गया। मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया। इसके अलावा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेगुलर देना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है लद्दाख में, क्योंकि जब से यूटी बनी है तो जितने भी नौजवान हैं हमारे, क्योंकि पहले एक स्टेट का हम हिस्सा थे, तो वो वहाँ पे क्योंकि एक बहुत पुरानी एस्टेब्लिश स्टेट है वो और नेचुरली वहाँ तो हर साल कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट चलते ही रहते थे, जिसमें कि हमारे बच्चे भी उसमें यूटी का, क्योंकि हमारे 2 ज़िले भी उसी का पार्ट थे, वो चलता रहता था। तो पिछले कुछ सालों से, क्योंकि जब हम यूटी बन गए थे तो हमें अपना इंडिपेंडेंट ये जो है सिलेक्शन करना था, और उसमें देर इसलिए होती है क्योंकि पहले जब आप पुराने सिस्टम में थे तो उनके रिक्रूटमेंट रूल चलते थे, फिर हमें अपने नॉन गजेटेड रिक्रूटमेंट रूल बनाने पड़े। हमने बहुत मेहनत करके अपने जब नॉन गजेटेड रिक्रूटमेंट रूल 2021 के अक्टूबर-नवंबर महीने में फाइनलाइज किए सारे डिपार्टमेंट्स के, उसी के इमीडिएटली बाद हमने दिसंबर 2021 को ये पोस्ट जो है रेफ़र कर दी थी SSC को, जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने 2022 में इनके एग्ज़ाम किए और उसकी वजह वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर ये हाई कोर्ट का और कैट का और ये इश्यूज आ गए। तो वो सारा सफ़र अब पूरा हो गया है और अब हम जितने भी दूसरे रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके साथ पूरे हम तैयार हैं। और ये इस 797 के बाद हमने 205 और हमने उनको भेजी हैं वैकेंसीज। ये 797 तो 2021 में चली गई थी, फिर हमने इनको अब और जो हैं 205 भेजी, जिनके उन्होंने एग्ज़ाम भी 2023 में कर दिए हैं, और उनका भी हमें पता लगा कि ये 205 बच्चों का भी रिज़ल्ट उन्होंने 1-2 दिन पहले ऑनलाइन जो वो करते हैं, उन्होंने इनका जो सिलेक्ट लिस्ट जो है ऑनलाइन वो डिक्लेयर कर दी है। तो लगभग ये कोई 1000 बच्चा जो यहाँ का है वो यूटी लेवल की पोस्ट में वो जो है अब वो यहाँ आने वाला है और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा जब हमारे रिक्रूटमेंट रूल नॉन गजेटेड के पूरे हो गए हैं तो हमारे यहाँ पे नॉन गजेटेड में 2 किस्म की पोस्ट होती हैं।
एक वो पोस्ट जो यूटी लेवल की होती हैं, यानी कि वो पोस्ट जो अब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जिनकी हो सकती है, जिनका काडर जो है वो यूटी लेवल पे मेंटेन होता है। और दूसरी पोस्ट होती हैं जो ज़िलों की पोस्ट होती हैं, वो ज़िले से वो आदमी बाहर नहीं आ सकते हैं। तो वो पोस्ट जो होती हैं वो हमारे यहाँ पे दो बोर्ड हैं, ये लेह का डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड और करगिल का डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इन लोगों को भी हमने जो है इनको भी, क्योंकि हमने वो सारी पोस्ट का जो सारी पोस्ट आइडेंटिफाई की कि कौन कौन सी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं। तो लगभग लेह की 635 डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट और करगिल की 595 के करीब, यानी कि 1250 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है वो इन 1000 पोस्ट से अलग हैं। वो हमने जो है डीसी कारगिल को और डीसी लेह को भेजी है, जिनका उन्होंने सारा रिक्रूटमेंट भी हो गई, मतलब उनका सारा एग्ज़ाम भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। और लेह में क्योंकि यहाँ उन्होंने उन पोस्ट में से जो हमने लेह वालों को भेजी 650 के करीब, मैं ओवरऑल से फिगर दूंगा राउंड, उसमें से उन्होंने लगभग 450 का एडवर्टीजमेंट कर दिया। और उन 450 या 462 पोस्ट के अगेंस्ट 303 की लिस्ट उन्होंने भी निकाल दी। मतलब अब तो लेह वालों ने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट की 303 का सिलेक्ट लिस्ट निकाल दी, तो ये 300 बच्चे और हो गए। करगिल वालों ने जो है 436 पोस्ट जो हैं लगभग 450, उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट। उनका भी रिजल्ट तैयार है, पर क्योंकि वहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसलिए वो अभी इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इनके हर लेवल के ऊपर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हो, चाहे वो यूटी लेवल की पोस्ट हो, अब चाहे जो गजटेड लेवल की पोस्ट हो, अब हमारी सिर्फ एक इशू रह गया है कि जो गजटेड पोस्ट हैं उनको हम कितनी जल्दी भर पाते हैं। नॉन गजटेड में अगर आप देखें तो एक हमारा बड़ा जो चंक आता है वो पुलिस की पोस्ट का आता है। तो पुलिस की जो पोस्ट हैं वो भी जो अभी जो हम इनको भेज रहे हैं, जो हमारी पुलिस की पोस्ट हैं वो लगभग कोई 300 के करीब, तो पहले हमने उनकी रिक्रूटमेंट कर दी थी 300 पोस्ट की। और उसके बाद आज की डेट में ये आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे पास 432 पोस्ट और आई हैं लेह और कारगिल के लिए, जो 2019 के पहले की पोस्ट थी। यानी कि 2018 में बॉर्डर बटालियंस बनने का एक स्कीम चली थी और वुमेन बटालियन बनने की स्कीम चली थी। उसमें लेह के और करगिल के का भी अपना कोटा था। तो उसमें 270 जो पोस्ट थी वो मेन की बॉर्डर बटालियन की पोस्ट थी, जिनको आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और लगभग 162 पोस्ट जो थी वो वुमेन बटालियन की थी, करगिल और लेह की। और उस वक्त उनके ऊपर रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी थी, तब अभी ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, ये उससे पहले की बात है। जब वो पोस्ट का एडवर्टीजमेंट हो गया, क्योंकि ये सारी पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी, तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हैं वो इन पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते थे। तो करगिल के बच्चों ने भी अप्लाई किया, करगिल के कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया, बोथ मेल बटालियंस के लिए भी और फीमेल बटालियन के लिए भी। लेह वालों ने भी इसमें वुमेन बटालियन और मैन बटालियन के लिए कोटा था, तो उन्होंने अपना कर दिया। टोटल पोस्ट ये 270 मैन की है, 162 वुमेन बटालियन की है, 432 पोस्ट ये हैं। तो ये बड़ी देर से ये पोस्ट जो है 2-3 साल से ये इशू चल रहा था कि ये पोस्ट की रिक्रूटमेंट फिर बंद हो गई। जैसे यूटी दोनों बन गई तो फिर ये रिक्रूटमेंट इनकम्प्लीट रही। उन बच्चों का टेस्ट भी हो गया, उनकी जो फिजिकल टेस्ट होता है वो हो गया, लेकिन फिर ये रुक गया, क्योंकि फिर ये इशू आ गया कि क्या वो लोग इसको कंक्लूड करेंगे अब जेके यूटी या लद्दाख करेगी। तो फाइनली होम मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि ये पोस्ट जो हैं वो हम लद्दाख को ट्रांसफ़र करें, और ये जो इनकम्प्लीट प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का 432 लोगों का, ये जो है लेह यूटी जो है उसको कंप्लीट करेगी। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि ये जब होम मिनिस्ट्री से ये इंस्ट्रक्शंस आ गई 2 महीने पहले, तो जो यूटी JNK यूटी है उन्होंने हमें ये 432 फॉर्मली जो हैं 11 सितंबर को अब हमें ट्रांसफ़र कर दी। और जब ये पोस्टें अब हमें ट्रांसफ़र हो गई हैं, अब हम ये वो रिक्रूटमेंट जो इनकम्प्लीट पड़ी थी अब हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो रेडी है, तैयार है, कॉन्स्टिट्यूटेड है। और अब हम जो है JNK गवर्नमेंट से वो पुराना रिकॉर्ड जो है वो ले आएंगे और ये रिक्रूटमेंट भी हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा ये तो नॉन गजटेड की बात है, गजटेड रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं वो हमारे भी जो हैं
काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज पे, अब फाइनलाइजेशन के स्टेज पे हैं। इनमें सबसे बड़ा इशू ये था कि हमने यूपीएससी जो है, वो यूपीएससी ही गस्टेड पोस्ट जो है यूटी लद्दाख की वो रिक्रूट कर सकती है। जेएनके वालों के पास अपना एक जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपनी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है। लेकिन क्योंकि यूटी है हम लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, तो हमारा जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है गजटेड पोस्ट के लिए वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो हमारे जो लॉ कहता है कि ये पावर जो है, क्योंकि नॉन गजटेड जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो बनाने की और अप्रूव करने की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख के पास थी, तो वो तो हमने कर लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने वो तो 2021 के अक्टूबर तक हमने कर लिए थे। लेकिन ये गजटेड रिक्रूटमेंट रूल की पावर जो है वो, ये रिक्रूटमेंट की जो रूल्स बनाने की पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूटी लद्दाख को नहीं थी। लेकिन लगभग 6-7 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर्स जो हैं वो भी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी हैं कि आप जो है गजटेड रिक्रूटमेंट रूल भी आप नोटिफाई कर सकते हैं। कंडीशन उसमें सिर्फ इतनी है कि आपको ये रिक्रूटमेंट रूल जो हैं पहले यूपीएससी से अप्रूव करवाने पड़ेंगे। तो जैसे वो यूपीएससी अप्रूव करेगी तो ऑनरेबल एलजी को पावर दी गई है कि वो उनको नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल भी हमारे काफ़ी देर से यूपीएससी में जो पड़े हुए थे, तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हमने काफ़ी उनसे परस्यू करके 2-3 कंडीशन उसमें थी जो उनको मान्य नहीं थी या वो उनके जो हमारे लिए नहीं थी। वो कंडीशन ये थी कि हम कहते थे कि गजटेड रिक्रूटमेंट रूल में भी रेजिडेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। नॉन गजटेड में तो ये हमने खुद ही कर लिया, क्योंकि हमारे पास पावर थी तो हमने अपना रेजिडेंट क्राइटेरिया लगा दिया। तो जितने भी नॉन गजटेड पोस्ट हैं उसके लिए आपको रेजिडेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गजटेड पोस्ट में यूपीएससी कहती थी कि ये तो नई चीज़ है, ये तो ऐसा कहीं और होता नहीं है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप गजटेड पोस्ट में भी आप चाहते हैं कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दूसरा कि कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिस तरह हमारे अपने रिजर्वेशन रूल्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने रिजर्वेशन रूल्स हैं, हमारे स्पेशल रिजर्वेशन रूल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एसटी की रिजर्वेशन जो है 46% है, और हमारे यहाँ पे जैसे जो अपना हमारे अपने एज क्राइटेरिया हैं। कंट्री में वो जब यूपीएससी देखती है तो वो सारी कंट्री का नॉर्मल तरीके से देखती है, तो क्योंकि हमारे कुछ स्पेशल कंडीशंस थी इसलिए हमें ये टाइम लगा उनको कन्विंस करने में। और फाइनली एचएलजी साहब की इंटरवेंशन से, और हम खुद गए, मेरी टीम मैं खुद गया वहाँ पे, उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई। हमने कहा कि लद्दाख एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जैसे अगर आप सेंट्रल किसी मेन स्टेट में हैं तो आपको और भी अपॉर्चुनिटी होती है, आप आगे पीछे और भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के नौजवानों के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है और वो है यहाँ का गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट होगा, वही उनकी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। और अगर यहाँ से भी कोई बाहर वाला कोई अगर कैंडिडेट अगर हम उसको ओपन करेंगे तो इनको जो है वो एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है हमारे यहाँ की, आप हमारा रेजिडेंट सर्टिफिकेट गजटेड के लिए भी मान लीजिए। हाँ, ऐसी सिचुएशन में जबकि लोकल अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब हो सकते हैं, किसी साइंटिस्ट की पोस्ट है या किसी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन या साइकोलॉजी या मेडिकल कॉलेजेस में जो पोस्ट होती हैं, या हाईली टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें पोस्ट होती हैं जिनमें लोकल अवेलेबल ना हो, मतलब काफ़ी अगर कोशिश करने के बाद भी कोई ना आ पाए, उस कंडीशन में हम ज़रूर एक सेपरेट नोटिफिकेशन से जो है बाहर के कैंडिडेट्स को भी बुलाएंगे, ताकि क्योंकि हमें अपने इंस्टीट्यूशन तो चलाने ही है। लेकिन जनरली हमारे पास डॉक्टर भी हैं, जनरली हमारे पास इंजीनियर भी हैं, जनरली हमारे पास जो है बच्चे ट्रेन अवेलेबल हैं। तो हमें गजटेड पोस्ट में भी इसको रिजर्वेशन चाहिए, मतलब हमारे ये पोस्ट जो है हमारे लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने लकीली, वी आर वेरी थैंकफुल कि यूपीएससी हैज़ फाइनली एग्रीड, और हमारे रिक्रूटमेंट रूल जो हैं अब पीडब्ल्यूडी के तो हमने नोटिफाई जो हैं कर दिए हैं, वो अप्रूव होके आ गए हैं, वो नोटिफाई हो जाएंगे आई थिंक विद इन ए मैटर ऑफ डेज, हो गए हैं।
अच्छा वो कर दिए हैं, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो, क्योंकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो ई लद्दाख गजट में चढ़ जाती है, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि उनके रूल जो हैं यूपीएससी के वो डिफरेंट होते हैं, वो पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट रूल बनते हैं। हमारे यहाँ क्या होता था कि सर्विस वाइज, हाँ डिपार्टमेंट वाइज रिक्रूटमेंट रूल बनते थे, उसके बाद शेड्यूल होता था कि भाई ये पोस्ट ऐसे ऐसी पोस्ट है। वहाँ पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट रूल बनते हैं, तो इसलिए हमें बहुत, अगर हमारे इंजीनियरिंग विभाग में एक चीफ इंजीनियर होता है, एक एससी होता है, उसके नीचे फिर एक्सियंस होते हैं, उसके नीचे एडब्ल्यू होता है, उसके नीचे एई होता है, और फिर नीचे जेईज होते हैं। तो जनरली पहले क्या होता था जेएनके में, या पहले हमारा सिस्टम होता था कि हम पूरी यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए एक जैसे एक ही रूल बनाते थे, और आगे शेड्यूल में लिख देते थे कि चीफ इंजीनियर 5, एससी 20-25, और जो भी उनका नंबर होता था, और उसके शेड्यूल जो उसका 2 होता था उसमें देते थे कैसे कैसे ये लोग लगेंगे। लेकिन जो सूब यूपीएससी का सिस्टम है वहाँ ऐसा होता है कि चीफ इंजीनियर है, अगर 2 पोस्ट हैं तो वो लिखेंगे दीज आर द रूल्स ऑफ फॉर द चीफ इंजीनियर ओनली, तो वो एक चीफ इंजीनियर का अलग से रूल बनेगा, एससी के लिए अलग से रूल बनेंगे, एक्सीएन के लिए अलग से रूल बनेंगे, एडब्ल्यू के लिए अलग से रूल बनेंगे, एई के लिए अलग से रूल बनेंगे, जेई के लिए अलग से रूल, जेई तो नॉन गजटेड में आता है, वो तो हमने यहाँ से ही कर लिया। तो इस तरह ये हमें स्प्लिट करना पड़ा, तो इसमें काफ़ी काम बढ़ गया। और क्योंकि ये हमारी कुछ कंडीशंस वहाँ पे अभी पेंडिंग थी, अब वो क्लियर हो चुकी हैं, और अब हमारे ये रूल्स हैं, और उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि जब आप रूल फाइनलाइज कर लेते हैं तो आपको उसको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। तो वो मिनिमम कंडीशन है, उसके बगैर कोई भी मानता नहीं यूपीएससी कि आपने इसको पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्शन या कुछ आपने सजेशंस नहीं लिए हैं, तो वो भी हमने अब ले ली हुई हैं। तो हमारे लगभग 7 और डिपार्टमेंट जो है एकदम रेडी हैं, वो हम इमीडिएटली जो है यूपीएससी को भेज रहे हैं। और हमने ये टारगेट रखा हुआ है, ये आज महीना है सितंबर का, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि यूपीएससी का जो कैलेंडर है वो ईयरली होता है, यानी कि उन्होंने अगले साल जो जो एग्ज़ाम लेने हैं गजटेड के या नॉन गजटेड के, वो कैलेंडर आज ही बना लेते हैं, ताकि क्योंकि उनको भी देखना कि कहाँ एग्जामिनेशन हॉल है, कितने टीचर अवेलेबल होंगे, कितने एग्जामिनर अवेलेबल होंगे। तो वो कैलेंडर हम कोशिश पूरी करेंगे कि अगले साल के कैलेंडर में हमारी गजटेड पोस्ट आ जाएं। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दिसंबर से पहले पहले ये सारी पोस्ट जो हैं वो यूपीएससी को रेफ़र कर दें। तो हम इस टारगेट पे चल रहे हैं। तो इन नटशेल, providing government employment and filling the vacancy is one of the first priority of the UT administration। और जो बच्चों के अपॉर्चुनिटीज़ जो ब्लॉक्ड थी बहुत देर से, जो फील कर रहे थे बच्चे कि हमारा, पहले तो ये फील करते थे कि आप रेफ़र नहीं कर रहे हो, 2021 में चलो वो शिकायत खत्म होगी क्योंकि हमने बहुत सारी रेफ़र की। अब 2023 में तो हमने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी, फिर उनकी अब शिकायत ये थी कि जब हमने इम्तहान भी दे दिया हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रही है एसएससी। तो अब वो सारी मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और ये बच्चे जो हैं अब हम जल्दी से जल्दी, लगभग ये 1200 बच्चे जो हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भेज रहे हैं, और ये 1000 बच्चा जो एसएससी से आ रहा है, ये लगभग कोई 2500 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जो है परमानेंट मिलेगी। टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अलग चीज़ है, वो तो लगभग 1700-1800 और लोग हमने लगाए हुए हैं, जिनको हम कहते हैं आउटसोर्स बेसिस के ऊपर हमने लगाए हुए हैं, तो या फिर सेंट्रल स्कीम्स के तहत लगाए हुए हैं। तो इतनी छोटी सी जो यूटी के अंदर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अभी जनरेट हुई हैं, और ये एक हमारी प्रायोरिटी रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी रही है कि यूथ को नौकरी मिले और उनकी नौकरी प्रोटेक्ट हो। मतलब ये बात नहीं कि नौकरी ही मिले, मतलब वो नौकरी भी उन्हीं को ही मिले। मतलब नॉन गजटेड में लद्दाख के बच्चों को मिल सकती है, अब तो गजटेड में भी लद्दाख के बच्चों को मिलेगी। तो एक तो उनको मिले और दूसरी उनको प्रोटेक्टेड रहे उनकी नौकरी, ताकि वो ये फील ना करें, क्योंकि ये एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी है नहीं, और यहाँ के लोग जो हैं यहाँ बेहतर सर्विस दे सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, बिकॉज वो फेमिलियर हैं अपनी ग्राउंड से या अपने लोगों से। लैंग्वेज का इशू होता है, समझने का इशू होता है, कल्चर का इशू होता है। तो ये सब हमने जब कन्विंस किया यूपीएससी को कि ये इश्यूज़ हैं, आप बाहर देखिए, हमारे यहाँ पे तो दिक्कत यही है कि जो भी यहाँ पोस्ट होता है, चाहे वो जम्मू से पोस्ट हो, जेएंडके से पोस्ट हो, चाहे वो दिल्ली से पोस्ट हो, इतना रिलक्टेंट रहता है यहाँ आने में कि हमें पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है कि वो आ जाए यहाँ पे। तो जब बाहर के लोग यहाँ इतना रिलक्टेंस दिखाते हैं आने में, तो फिर अपने बच्चों को क्यों ना ये उन्हीं के लिए हम क्यों ना प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए ये एक ओवरऑल जो है बहुत अच्छा जॉब अब ये मतलब उनके लिए हुआ है, और हम ये जो बचा हुआ काम है वो बहुत जल्द जो है वो पूरा कर लेंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत देर से जो वेट कर रहे हैं वो उनको मिल जाए। सर, जो एसएससी के वजह से काफ़ी बच्चों में परेशानी और टाइम पे डिक्लेयर नहीं करना, तो एलजी साहब ने भी यही बोला था कि नेक्स्ट ईयर से एसएससी रेफर नहीं किया जाएगा, तो इस पे क्या कहेंगे?
देखिए ये एक HLD साहब ने, जाहिर बात है उनका पब्लिक अनाउंसमेंट भी है, जिस दिन 5 अगस्त को आप वहाँ थे तो, क्योंकि उस वक्त हम इतने ज़्यादा, मतलब ये उस वक्त उस सिचुएशन पे हम आ गए थे कि भाई हम क्या करें। मतलब जब हमने पोस्ट रेफ़र कर दी, बच्चे भी वेट कर रहे हैं, इनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, तो इसका क्या किया जाए। तो HLD साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हम अपना खुद कफील, मतलब कैन वी, वाई नॉट वी हैव अवर ओन रिक्रूटमेंट बोर्ड, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड तो ऑलरेडी हैं, उनको एक्सपीरियंस है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम आप लेते हैं तो इसमें जो जो ये एग्ज़ामिनेशन करवाने वाली एजेंसीज होती हैं, ये रिलायबल बड़ी लिमिटेड है हमारी कंट्री में। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, पास्ट में भी खबरें हमारी नेबरिंग एरियाज़ में भी होता था कि इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, फिर वो सिलेक्शन कट जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, उससे भी बच्चों में परेशानी होती थी। तो ये हमारा पूरा एम रहेगा कि हम इसमें भी अपना ही एक जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, वी आर प्लानिंग टू बेसिकली वर्क ऑन दैट। और आफ्टर वी आर श्योर दैट दिस विल वर्क, तो सडनली, क्योंकि ये HLD साहब का अनाउंसमेंट है, तो और इससे SSC पे भी लोड कम हो जाएगा, क्योंकि SSC भी ओवरबर्डन मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भी तो सारी कंट्री का कर रहे हैं, तो उनको भी स्लॉट देना हमें दिक्कत हो जाती है उनको भी। तो ये अच्छा है कि उनका भी बोझ थोड़ा बढ़ जाए। तो हम भी अपने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जो है, ये हमारे HLD साहब ने अनाउंसमेंट किया है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सर एक चीज़, जिस तरह कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर थे उस वक्त हमारे जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमारे कुछ लद्दाख के कुछ वो होते सीट्स अवेलेबल होते थे सर। उसी तरह अभी लद्दाख जैसे ड्यूटी बन गया, तो UPSC में क्या इस तरह के कुछ होंगे सर, कुछ नंबर्स? हाँ देखिए, इसमें क्या है कि मैंने कहा ना कि एक तो होगी नॉन गस्टेड सर्विस, उसके 2 हिस्से हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट और UT लेवल की पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल की DC कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है, UT लेवल की SSC से करवा रहे हैं, और गस्टेड का हम करवा रहे हैं UPSC से। अब तीसरी कैटेगरी जो आप, इससे ऊपर जो कैटेगरी है, वो है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और लद्दाख पुलिस सर्विस। करेक्ट, क्योंकि अगर आप पुलिस सर्विस देखें या आप रेवेन्यू सर्विस देखें, सेक्रेटरीट सर्विस देखें, तो बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं जो JKS से भरी जाती थी पहले पोस्ट। तो वो जो है वो हमारा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और लद्दाख पुलिस सर्विस का जो ये भी हम उसी, जब हम UPSC गए थे, उसी टीम में MHA में एक डिटेल मीटिंग हुई, और ये बहुत फाइनल स्टेज के ऊपर है। उन्होंने हमारा लद्दाख पुलिस सर्विस का काडर भी जो है वो अब फाइनलाइज हो चुका है। हमारा लद्दाख इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का काडर भी जो है ये फाइनलाइज हो चुका है। तो बहुत जल्दी जो है हमारे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और लद्दाख पुलिस सर्विस दोनों के रूल्स जो हैं वो आ जाएंगे, और पोस्ट सेंक्शन हो, काडर सेंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें वो पहले उनको काडर भी सेंक्शन करना है कि भाई कितने जो हैं वो तहसीलदार होंगे, कितने जो हैं वो ACR होंगे, या कितने जो हैं अलग अलग विभाग में कितने DSP होंगे, कितने SSP होंगे, वो सारा काडर बनाना पड़ता है। और वो MHA जो है वो लास्ट मीटिंग हुई थी, वो फाइनल स्टेज के ऊपर है। वेरी शॉर्टली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है और लद्दाख पुलिस सर्विस जो है वो भी जो है उसमें आ जाए। और उसमें एक क्योंकि अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो आई कैन नॉट शेयर मच डिटेल्स विद यू, बट आई एम वेरी होपफुल कि वेरी सून वी विल ऑल्सो गेट अवर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और क्योंकि सी वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द बेड रॉक। हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, वी आर ए यूनियन टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बावजूद भी हमें कितना ज़्यादा कंसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, लद्दाख इन गस्टेड सर्विसेज आल्सो। तो वो एक मतलब जो ये सर्विसेज हैं ये सारी UTs के लिए कॉमन होती हैं। मतलब तो जो अभी हमारा जो आएगा वो एक, इट विल बी ए मिक्स sort of where our local people will also get opportunity and we will also get best talent from, जिस तरह मैं आया हूँ, I am an IAS officer, so I basically belong to Agmut, but I have to serve here, right? And people must come also from outside because this is one country. So इसलिए एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस और यंग ब्लड, लोकल और नॉन लोकल, जहाँ क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ ये दोनों होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये हमारी जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और लद्दाख पुलिस सर्विस है, वो रूल्स भी नोटिफाई हो रहे हैं, उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी।